नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि। ये है हमारा आज का टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट जो हमारा वीडियो था, ये कंटेंट जिसमें हमने आपको बताया था शेयर्स होते हैं, उनका वैल्यूएशन कौन कौन सी मेथड के माध्यम से किया जाता है। और मुख्य रूप से दो बातें हमारे लेक्चर में उभर कर आई थी कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो मुख्य रूप से दो बातों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करेगा। फर्स्ट जो बात है वो ध्यान में रखेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित हो, और सेकंड वो है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसकी वैल्यू उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसको डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अर्निंग की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देगा। तो दोनों मेथड्स के बारे में आपको मैंने बताया था, लेकिन शॉर्ट में बताया था। अब हम उसका विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसमें जो फर्स्ट मेथड है जिसे हम नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड बोलते हैं, शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। ये जो मेथड है वो संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर शेयर का मूल्यांकन है वो किया जाता है। अब आपको इसके बारे में जानकारी ज़्यादा दी जाएगी कि किस प्रकार से हम संपत्तियों की जो वैल्यू वो लेते हैं और उनमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं जिनको हम उसमें से लेस नहीं ऐड नहीं करते हैं, कौन से आइटम है उसको हम लेस करते हैं। तो हम स्टार्ट करें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा लेक्चर है वो है बीकॉम पार्ट 3 और उनका पेपर है ABST पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये है उसका पेपर का नाम। और उसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स नाम के चैप्टर से ये हमने टॉपिक लिया है और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्शन। जो हमारी ये शुद्ध संपत्ति मूल्यांकन विधि है उसे हम संपत्ति मूल्यांकन विधि भी बोल सकते हैं। इसके कई प्रकार के नाम हैं। तो आपको जब एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे और अगर इससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको इस मेथड की सभी, इसको क्या क्या, इस मेथड को हम किस किस नाम से पहचानते हैं, जानते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पेपर सेटर ये देखना चाहता है कि बच्चे को इसके बारे में पूरा नॉलेज है या नहीं है। तो वो जो प्रचलन में होता है, चलन में होता है, उस नाम को छोड़कर अन्य नाम से आपको क्वेश्चन में इसके बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, सब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दो मेथड हो गई, संपत्ति मूल्यांकन विधि या शुद्ध संपत्ति विधि, एसेट्स वैल्यूएशन मेथड और नेट एसेट्स मेथड। देखिए कि विनियोगकर्ता अपने विनियोग की सुरक्षा को अधिक महत्व देते हैं। जो विनियोगकर्ता अपने विनियोग की सुरक्षा को अधिक महत्व देते हैं और वे ऐसी कंपनी में विनियोग करना चाहते हैं जहां वह पूर्णतः उनका विनियोग है वो सुरक्षित रहे और उसी आधार पर अंशों का मूल्य चुकाना चाहते हैं, तो वे संपत्ति मूल्यांकन विधि का प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि विनियोगकर्ता की चॉइस क्या है। अगर विनियोगकर्ता चाहता है कि उसका जो विनियोग है वो सुरक्षित रहे तो वो ऐसी कंपनी में विनियोग करना चाहता है जहां उसका विनियोग पूर्णतः क्या होना चाहिए, सुरक्षित हो, उसको सुरक्षा मिले। और सुरक्षा का आधार क्या होगा कि
उसके पास जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उस कंपनी में उसकी संपत्ति कितनी है, उनके दायित्व कितने हैं और एक शेयर के पीछे उसकी संपत्ति का कितना भाग आ रहा है, ये सब बातें उसको देखना पड़ेगा। इस विधि में कंपनी की संपत्तियों में से जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उनको चुकाने के पश्चात अंशधारियों के लिए कितनी शुद्ध संपत्ति शेष रहेगी, हम टोटल रीजनेबल वैल्यू ऑफ असेट्स का कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट, और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास शुद्ध नेट असेट्स का अमाउंट आएगा। और उस अमाउंट में हम नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक शेयर के पीछे कितनी संपत्ति इस कंपनी में है। ये देखिए, इस मेथड को क्या बोलते हैं, असेट्स बैकिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम ये जानकारी करते हैं कि एक शेयर के पीछे कितनी संपत्ति मौजूद है कंपनी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैकिंग मेथड भी बोलते हैं, असेट्स बैकिंग मेथड। शुद्ध संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए आपको एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसके माध्यम से हम संपत्ति का क्या करेंगे, शुद्ध मूल्य जिसको नेट वैल्यू बोलते हैं को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा जिसको हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स। वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स, असेट्स कौन सी होगी, संपत्तियों के वसूली मूल्य या उनका बाज़ार मूल्य। अगर चालू संपत्ति है तो उनका बाज़ार में मूल्य क्या है, उस मूल्य को हम लेंगे। अगर स्थायी संपत्तियों का मूल्य डेप्रिसिएशन के साथ दे रखा है तो हम डेप्रिसिएशन को लेस करते हुए उसका मूल्य लेंगे। टोटल रीजनेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, हम क्या करेंगे, टोटल रीजनेबल वैल्यू ऑफ असेट्स को अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसमें से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जब हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ कृत्रिम संपत्तियां भी हमारे बैलेंस शीट में होंगी। जब हम बैलेंस शीट के एसेट साइज में जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपके दो प्रकार के एसेट्स दिए होंगे, एक तो फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं जिसको कृत्रिम संपत्ति, और एक अदर नॉन करंट एसेट्स, अन्य गैर चालू संपत्तियां, उनको हम रीजनेबल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखनी है। संपत्ति कौन सी हो सकती हैं, जैसे देखिए एक्सपेंसेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, ये आपको बैलेंस शीट के सबसे लास्ट में दिया होगा और उस सब हेड का नाम क्या होगा, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स होगा जिसमें आपको दिया होगा एक्सपेंसेज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ये सब आपके अदर नॉन करंट एसेट्स हैं और इनका मूल्य आपको शामिल नहीं करना है। किसमें शामिल नहीं करना है, इस अमाउंट में शामिल नहीं करना है। आपको ध्यान में देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ किस अमाउंट में शामिल नहीं करना है। मैं आपको एक निशान बताता हूँ, अभी इस अमाउंट में इसको शामिल नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है ना हमारा टोटल रीजनेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, इसमें शामिल नहीं करना है। ओके, किसको शामिल नहीं करना है, कृत्रिम संपत्ति और अन्य गैर चालू संपत्तियां, जिसके आपको मैं उदाहरण नीचे दे रहा हूँ।
जिसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं जो आपकी बैलेंस शीट में शो की होंगी, उनका मूल्य इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारा मूल्य याद हो गया। सभी प्रकार की संपत्तियों का मूल्य हम हमारी रीजनेबल वैल्यू में शामिल करेंगे, लेकिन कुछ असेट्स हैं जिनको हम शामिल नहीं करेंगे। उनका उदाहरण मैंने आपको पीछे बताया था। उस हमारा जो टोटल आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, बाह्य दायित्व और आयोजन सब जो हमने बनाने हैं उनका मूल्य उसमें से लेस किया जाएगा। अब आप कहोगे सर बाह्य दायित्व कौन से हो सकते हैं, तो देखिए क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है जिसमें डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब आपके क्या हैं, बाह्य दायित्व हैं। इन सब को हम क्या करेंगे, उसके टोटल में से जो हमारे पास नेट असेट्स आई थी उसके टोटल में से इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड अनपेड डिविडेंड का अमाउंट आपके बैलेंस शीट में शो कर रखा है, तो उसका अमाउंट भी उस टोटल में से लेस करेंगे जिसको मैंने भी आपको शो किया था। ये देखिए इस अमाउंट में से हम उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा, और उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स। क्या बोलेंगे, नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देंगे, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पर शेयर्स का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार हम शुद्ध संपत्ति विधि के माध्यम से अंशों का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि कौन सी संपत्ति को किस मूल्य पर लिया जाएगा और कौन सी संपत्ति है उसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। और बाह्य दायित्व हमारे कौन कौन से हैं और प्रोविजंस हैं, तो उनका हम किस प्रकार से समायोजन में करेंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से नेट एसेट्स मेथड, एसेट्स मेथड, एसेट्स बैकिंग मेथड्स, ये सब नाम इसके मेथड्स के हैं और उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।